गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस का 5वां लेक्चर देखेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे प्रोटीन के विषय में लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने प्रोटीन की संरचना आपको बताई, जिसमें मैंने बताया था कि 4 प्रकार की संरचनाएं दिखती हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। ठीक है, जिनमें प्राथमिक संरचना के विषय में मैंने आपको बता दिया था कि प्राथमिक संरचना जो होगी इस प्रकार की संरचना होगी जो एक लाइनर संरचना होगी। और प्राथमिक संरचना क्या होती है? अमीनो अम्लों का जो कूट होता है उसी को, जो उनका क्रम होता है, उसी को क्या कह देते हैं? प्राथमिक संरचना कह देते हैं। द्वितीयक संरचना मैंने आपको बताई थी कि जगह जगह पे जो फोल्ड पड़ने शुरू होंगे हम प्रोटीन में, उसे कहेंगे द्वितीयक संरचना। और तृतीयक संरचना में मैंने बताया था कि पूरी ही फोल्ड जब हो जाए तब वो कौन सी होगी? तृतीयक संरचना होगी। इस टाइप की बात हो गई थी। और मैंने बताया था कि किसी भी प्रोटीन का कार्य किस संरचना पर निर्भर करता है? तृतीय संरचना पर निर्भर करता है। यहाँ तक की जानकारी अभी तक हो चुकी थी। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि प्राथमिक संरचना में कौन से बॉन्ड रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं। द्वितीयक संरचना जो होती है इसमें जो ये फोल्डिंग आती है, किसके कारण आती है? तो ये भी मैंने बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आती है। और तृतीयक संरचना के बारे में भी बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी थी। और साथ ही साथ मैंने जो जानकारी आपको बताई थी लास्ट, वो बताई थी प्रोटीन विकृतीकरण। प्रोटीन विकृतीकरण मैंने बताया था, यानी प्रोटीन के कार्य का खो जाना, जिसमें कि प्रोटीन की कौन सी संरचना नष्ट हो जाएगी? तृतीय संरचना। लेकिन किस संरचना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्राथमिक संरचना पे। ठीक है, ये सारी जानकारी जो हो गई थी वो किसके विषय में हो गई थी? प्रोटीन के विषय में हो गई थी। आज हमने जो आगे पढ़ना है वो प्रोटीन की चौथी संरचना और प्रोटीन के जो कार्य हैं उसके विषय में बात करनी है हमें। ठीक है, तो इससे आगे हम देखते हैं। बाकी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होगा, एक डाउट पूछा था आपने जो कि ज्विटर आयन की संरचना पे था। ठीक है, ज्विटर आयन की संरचना वैसे मैं पहले बता चुका, लेकिन कुछ लोगों को डाउट था इसलिए दोबारा से मैं इसे बता रहा हूँ। ज्विटर आयन की जो संरचना है, कई लोगों को माना था कि ये COO पॉजिटिव होना चाहिए और NH3 नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्विटर आयन की जो संरचना होती है यही करेक्ट संरचना है। ठीक है, बाकी आप इसको गूगल पे चेक कर सकते हो, NCERT 11th-12th की देख सकते हो। COO नेगेटिव ही होगा और NH3 क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ये ज्विटर आयन की संरचना होती है। नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल सही कराया हुआ हो। दूसरी बात, ज्विटर आयन की संरचना में ये कैसे हुआ इसलिए नहीं बताया मैंने, क्योंकि वो केमिस्ट्री का विषय हो गया। जब हम इसे देखेंगे तो C और OH जो आएगा, इसमें हम देखेंगे कि जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो ऑक्सीजन जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे? हाइड्रोजन की तुलना में। इसलिए वो क्या करता है? लोन पेयर को अपनी ओर खींचता है। तो कारण मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बायोलॉजी का विषय नहीं है। यहाँ पे तो केवल ज्विटर आयन की संरचना पढ़नी थी हमें, इसलिए संरचना बताई गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसकी ज़्यादा होती है, उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये केमिस्ट्री का विषय हो गया। लेकिन संरचना जो है वो इसी ही टाइप की संरचना जो होगी ज्विटर आयन की सही संरचना है। ठीक है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो है बिल्कुल जगह पे है, उल्टा नहीं होगा, बिल्कुल जैसा है वैसा ही ये संरचना जो होगी ज्विटर आयन की सही संरचना है। बाकी जो आपको लग रहा है कि H+ लेगा ये देगा, वो RNAS की थ्योरी हो गई, वो अलग थ्योरी हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी आएगा केमिस्ट्री में, उससे मैं आपको इसे बताऊंगा। बिल्कुल सही संरचना है, जो लिखाई है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, आज की चीज़ें देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले टॉपिक हम पढ़ रहे थे प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना, और प्रोटीन की संरचना में जो आज बात होने वाली है वो होने वाली है चतुर्थ संरचना की, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, जो चौथी संरचना है, चतुर्थ संरचना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसके विषय में आज बात होने वाली है कि ये संरचना क्या होती है। चतुर्थ संरचना पढ़ने से पहले कुछ बिंदुओं को आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। जो प्राथमिक संरचना होती है, द्वितीयक संरचना होती है और तृतीयक संरचना होती है। हर प्रोटीन कई प्रकार के होंगे, आप ये नहीं बोल सकते, प्रोटीन के प्रकार बोल सकते हो, लेकिन टोटल कितने प्रोटीन होते हैं ये कोई निश्चित नहीं होता, क्योंकि कई अमीनो एसिड जो होंगे अलग अलग क्रम में जुड़ के अलग अलग प्रकार के क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे। तो फिक्स संख्या नहीं बोल सकते आप, जैसे अमीनो एसिड मैंने 20 बोल दिया, 20 प्रकार के प्रोटीन संरचना, ऐसा आप प्रोटीन में नहीं बोल सकते। तो कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनमें क्या होता है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक संरचना तो सभी में होती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना सभी प्रोटीन में मौजूद होती है, लेकिन चतुर्थ संरचना कुछ ही प्रोटीन में मिलती है, सारे प्रोटीन में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये क्या होती है?
कुछ ही प्रोटीन में मिलती है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, कुछ ही प्रोटीन में मिलती है, जबकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना क्या होगी, सभी प्रोटीनों में मिलेगी, लेकिन चतुर्थ संरचना यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होगा ये सभी प्रोटीनों में नहीं मिलता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, अगर ये सभी प्रोटीनों में नहीं मिलता है तो फिर दूसरा पॉइंट ये निकल के आएगा तो ये किन प्रोटीनों में मिलेगा। ठीक है, अगर ये सभी में नहीं मिल रहा है तो किन प्रोटीनों में मिलेगा। देखिए, केवल उन प्रोटीनों में चतुर्थ संरचना दर्शाई जाती है जिनमें दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, हों। ठीक हो गया। केवल चतुर्थ संरचना उन्हीं प्रोटीनों में दर्शाई जाती है जिनमें दो या दो से अधिक क्या हो, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हों। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपको पता है, जब हम क्या करते हैं अमीनो एसिड जोड़ते हैं, दो अमीनो एसिड जोड़ेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, लेकिन कई सारे अमीनो एसिड जोड़ेंगे तो कई सारे पेप्टाइड बॉन्डों से एक श्रृंखला बन जाएगी, जिसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कहेंगे। और अगर वो जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो दो या दो से ज़्यादा है, दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, तो उन्हीं में क्या होगा, चतुर्थ संरचना दिखाई देगी, वरना बाकियों में कितनी दिखाई देगी, तीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना ही प्रदर्शित होगी। ठीक हो गया, ये बात निकल के आ गई। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यानी ऐसा प्रोटीन का नाम जिसमें चतुर्थ संरचना दिखती है, ऐसे प्रोटीन का नाम जिसमें चतुर्थ संरचना क्या होती है, प्रदर्शित होती है, तो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अब ये नहीं बोल रहा हूं मैं केवल हीमोग्लोबिन ही दिखाता है, ऐसे कई सारे होंगे जो चतुर्थ संरचना दिखाते होंगे जिनमें क्या होगा, दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होंगे, वो सब दिखाएंगे, लेकिन इसका सबसे फेमस एग्जांपल हीमोग्लोबिन हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मानव कार्यकी को, और उसमें जब हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र को, तो उसके अंदर जो होगा हम पढ़ेंगे कि रक्त में जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, जो कि क्या करता है, गैसों के ट्रांसपोर्ट में काम करता है, ऑक्सीजन, CO2 इनके ट्रांसपोर्ट में काम करेगा हीमोग्लोबिन। तो वही हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन हो गया एक प्रकार का। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन हो गया। और हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, चार श्रृंखला। कितनी होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, चार श्रृंखलाएं होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कितनी होती हैं, चार होती हैं। इनमें से दो जो होती हैं वो अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं और दो क्या होती हैं, बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक हो गया, दो अल्फा श्रृंखलाएं, दो बीटा श्रृंखलाएं। अल्फा क्रम से दे देते हैं, जो पहले खोजी जाती है उसको अल्फा बोल देते हैं, जिसको बाद में खोजी गई उसे बीटा बोल देते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन में आपको याद रखना है कि चार क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलती हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन कौन सी संरचना भी प्रदर्शित करेगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तो करेगा ही करेगा, वो तो और भी करते हैं, लेकिन साथ में कौन सा भी करेगा, चतुर्थ संरचना भी प्रदर्शित करेगा हीमोग्लोबिन। ठीक हो गया, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो हो गया इसका एग्जांपल। अब देखिए एक चीज और, एक और प्रोटीन आपने सुना होगा, मायोग्लोबिन। ये प्रोटीन बीच बीच में आने वाले हैं, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन का वहां पे जिक्र आएगा, लेकिन आपको पहले से पता हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, क्योंकि हम ये बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके होंगे। वहां पे हम केवल नाम पढ़ेंगे, आपको प्रकृति से, रासायनिक प्रकृति उसकी पता होगी कि वो प्रोटीन की बात कर रहा है अभी। ऐसे ही एक मायोग्लोबिन पढ़ेंगे हम। ठीक है, मायोग्लोबिन जब हम पढ़ेंगे तो कंकाल तंत्र जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें कंकाल पेशियों की जब बात आएगी, किसकी बात आएगी, कंकाल पेशियों की। स्केलेटल सिस्टम जब हम पढ़ेंगे मानव कार्यकी के अंदर, तो उसमें क्या होगा, एक आएगा मायोग्लोबिन, जो क्या करता है, कंकाल पेशियों में O2 को क्या करता है, संचित करता है, O2 को संचित करने का काम करेगा वहां पे मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन जो होता है इसमें क्या होती है, इसकी संरचना अगर देखेंगे तो इसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो आप ये बता सकते हो कि क्या मायोग्लोबिन चतुर्थ संरचना प्रदर्शित करेगा, क्या मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है चतुर्थ संरचना प्रदर्शित करेगा,
ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहाँ मैंने पहले ही बता दिया कि जो 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला रखेंगे वही क्या करेंगे, चतुर्थ संरचना। तो मायोग्लोबिन क्या नहीं करेगा, चतुर्थ संरचना प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि सभी में क्या नहीं मिलेगा, सभी में जो है वो पॉलीपेप्टाइड जो है सभी में चतुर्थ संरचना नहीं मिलेगी। जिनमें 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलेंगी उन्हीं में चतुर्थ संरचना देखने को मिलेगी। तो ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और लग रहा होगा कि चतुर्थ संरचना का काम क्या है। चतुर्थ संरचना का काम क्या है, तो चतुर्थ संरचना जो होती है इसका काम जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को जोड़ के स्थायी बनाने का काम करती है। ठीक है, प्रोटीन को और ज़्यादा स्थायित्व देने का काम करती है कौन सी, चतुर्थ संरचना। अच्छा, इतनी जानकारी तो इसके विषय में हो गई। अब देखिए यहाँ से और आगे बढ़ रहा हूँ मैं, चतुर्थ संरचना के बारे में बात आ गई, इसको आप समझ गए। चतुर्थ संरचना जो होगी वो सभी में नहीं होगी बल्कि कुछ ही प्रोटीन में होगी। इससे आगे की बात को आप समझने की कोशिश कीजिए प्रोटीन के ही बारे में। अब हमने ये पढ़ा, जब हम तृतीयक संरचना देख रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा कि प्रोटीन की क्या फोल्डिंग, पूर्ण फोल्डिंग, सेकंड से ही फोल्डिंग शुरू हो गई थी, लेकिन पूर्ण फोल्डिंग किस में हुई थी, तृतीयक संरचना से हुई थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि क्योंकि प्रोटीन की फोल्डिंग से ही क्या हो रहा था, उसका कार्य फिर आगे जाके निर्धारित हो रहा है। प्रोटीन की फोल्डिंग के आधार पर मैं एक प्रोटीन का वर्गीकरण कर रहा हूं, लेकिन मैंने आधार चुन लिया है क्या, प्रोटीन के फोल्डिंग के आधार पे कि उसकी फोल्डिंग कैसी है, उस आधार पे प्रोटीन को 2 पार्टों में बांटा जाता है। मैं आगे भी प्रोटीन का वर्गीकरण बताने वाला हूं, लेकिन वहां पे आधार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आधार पे बहुत ध्यान देना है आपको। प्रोटीन की फोल्डिंग के आधार पे मैं इसका जब वर्गीकरण करता हूं तो सभी प्रोटीनों को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। किस आधार पे, कि उनकी फोल्डिंग किस तरीके से हो रही है, उस आधार पे 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, पहले जो होते हैं इन्हें कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और दूसरे जो होते हैं इन्हें बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स। देखिए अब और ध्यान से, मैंने क्या किया, प्रोटीन को 2 पार्टों में बांट दिया। किस आधार पे, फोल्डिंग के आधार पे, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। अब देखिए ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन कौन सा होता है, जिसमें जो फोल्डिंग होगी, जब तृतीयक संरचना में जाएगा किस कोई प्रोटीन और उसमें जो फोल्डिंग होगी, और वो फोल्डिंग होके कैसा आकार ले ले, गोलाकार। कैसा ले ले, गोलाकार ले ले, तब वो क्या कहलाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाएगा। जो गोलाकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। या इसे बोल देते हैं स्पाइरल से। ठीक है, इसे बोल देंगे क्या, स्पेरिकल या स्पेरिकल बोलेंगे, मेन स्पेरिकल भी बोल सकते हैं, मैंने गोलाकार शेप लेगा। और फाइब्रस जो है ये फाइबर से बना है। फाइबर मतलब क्या होता है, रेशा, जो लंबे रेशे का आकार ले लेगा। ठीक है, लंबे रेशे का आकार, रेशे का आकार, इसे बोल देंगे फाइब्रस प्रोटीन। यानी 2 टाइप से बांट दिया हमने फोल्डिंग के आधार पे। अगर फोल्डिंग में उसका आकार गोल हो जाता है तब तो वो कौन सा है, ग्लोबुलर प्रोटीन। लेकिन अगर लंबे रेशे जैसा हो जाता है तो कौन सा है, फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे ये जल में घुलनशील होंगे, जल में घुलनशील। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, जल में घुलनशील। और ये क्या होंगे, जो फाइब्रस प्रोटीन होंगे, जल में अघुलनशील। जल में अघुलनशील। ठीक हो गया। एक और बात निकल के आ गई कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है जल में घुलनशील है, जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन है जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। अब देखिए इस कैटेगरी के अंतर्गत जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल यहाँ आएंगे, कुछ एग्जाम्पल यहाँ आएंगे। यहाँ पे तो तीसरी कोई वर्गीकरण है नहीं। ठीक है, और यह आधार केवल फोल्डिंग का आधार है। तो इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स,
क्योंकि हमने आगे में एंजाइम पढ़ना भी है, लेकिन इतनी बात हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये भी रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो जो भी एंजाइम होगा उसको क्या करेंगे हम, किस टाइप का वो प्रोटीन है, इस आधार पे ग्लोबुलर प्रोटीन है, क्योंकि एंजाइम्स का आकार तृतीयक संरचना में क्या होता होगा, गोलाकार। उनकी फोल्डिंग किस टाइप की होती है, गोलाकार, इसलिए एंजाइम्स को हमने ले लिया यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन में। इसके अलावा इस आधार पे हीमोग्लोबिन जो है वो भी कैसा है, ग्लोबुलर प्रोटीन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की तृतीयक संरचना भी कैसी हो जाती होगी, गोलाकार। वो अलग बात है कि हीमोग्लोबिन चौथी संरचना दिखाता है या नहीं दिखाता, वो अलग बात हो गई, लेकिन ये अलग सा पॉइंट हो गया कि ये हीमोग्लोबिन भी कैसा है, ग्लोबुलर प्रोटीन, क्योंकि उसकी विशेषता होगी जल में घुलनशील प्लस वो क्या होगा, गोलाकार होगा। ठीक है, इस आधार पर मायोग्लोबिन भी यहीं पर आएगा। वो अलग बात है कि मायोग्लोबिन चतुर्थ संरचना नहीं दिखाता है, हीमोग्लोबिन दिखाता है, वो अलग पॉइंट है। लेकिन अगर केवल आकार की बात की जाए तो दोनों का आकार जो होगा, फोल्डिंग जो होगी एक ही तरीके की होगी, तो ये सारे जो हो जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स जो होंगे जो रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको इसके बता दिए। अच्छा, जल में घुलनशील यानी कि फाइब्रस जो प्रोटीन है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसमें आएंगे संरचनात्मक प्रोटीन, यानी कि जैसे आगे मैं संरचनात्मक आपको बताने वाला हूँ। इसके अंतर्गत सामान्यता, ठीक है, इसके अंतर्गत सामान्यता क्या आते हैं, संरचनात्मक प्रोटीन आते हैं, संरचनात्मक प्रोटीन्स को रखा जाता है इसके अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको बताया था नाखूनों और बालों में जो मिलता है क्या, क्रेटिन, ये रेसेनुमा होगा, क्रेटिन जो होगा वो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कोलेजन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, फाइब्रस प्रोटीन के। तो मैंने ये दो आपको वर्गीकरण बताया, किस आधार पे बताया, प्रोटीन की फोल्डिंग के आधार पे, कौन कौन सा, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, ये आप समझ गए होंगे और इसके एग्जाम्पल समझ गए होंगे। इसमें आपको कोई बात नहीं आई कि और कोई गुण नहीं आया, केवल हमने उसका क्या देखा, हमने कि फोल्डिंग कैसी हो रही है उस आधार पे। ये तो जानकारी आई यहाँ पे। अब एक दो बातें देखिए आप बहुत ध्यान से, जो मैंने बताई उन्हीं से जुड़ी हुई बातें, उन्हीं के निष्कर्ष हैं। ठीक है, इन दो बातों पे ध्यान देना। अगर मैं आपसे बोलूं प्रोटीन का कार्य निर्भर करता है, प्रोटीन का कार्य निर्भर करता है किस संरचना पे, तो मैं आपको बता चुका हूं किस संरचना पे, तृतीयक संरचना पे। ये सभी लोगों को आ गया होगा, तृतीयक संरचना पे। प्रोटीन का कार्य किस पे निर्भर करता है, तृतीयक संरचना पे। और अब मैं आपको अगर एक और पॉइंट बताऊं तो आपको उसे सोच के बताना है कि अगर मैं ये बोलूं दूसरा पॉइंट कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना निर्भर करती है तो इसका आंसर क्या होगा। पहले तो मैंने बताया प्रोटीन का कार्य निर्भर करता है तृतीयक संरचना पे, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना निर्भर करती है किसके ऊपर। तो इस बात को समझने के लिए मैंने आपको जो चीज बताई थी, प्रोटीन विकृतीकरण। प्रोटीन विकृतीकरण में मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन के विकृतीकरण में क्या हो जाता है, उसका कार्य नष्ट हो जाता है, कार्य खो जाता है। यानी कौन सी संरचना नष्ट हो जाती है, तृतीयक संरचना। किस संरचना पे प्रभाव नहीं पड़ता है, प्राथमिक संरचना पे। और फिर मैंने बताया कि क्या होगा कि पीएच मान बढ़ाएंगे या ताप बढ़ाएंगे तो विकृतीकरण होगा। संरचना पे किस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्राथमिक पे। और फिर मैंने बताया जब ताप को सामान्य कर देंगे तो प्राथमिक संरचना से दोबारा बन जाएगी द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीयक संरचना किस पे निर्भर हो गई, प्राथमिक संरचना पे। तृतीयक संरचना किस पे निर्भर हो गई, प्राथमिक पे, क्योंकि विकृतीकरण के बाद दोबारा जो है प्राथमिक संरचना किसका निर्माण कर दे रही है, तृतीयक संरचना का। और प्राथमिक संरचना क्या है, अमीनो अम्लों का क्रम। तो आपसे वो बोल सकता है प्रोटीन की तृतीयक संरचना निर्भर करती है, या तो आंसर में बोलेगा प्राथमिक संरचना, या इसी को बोल देगा अमीनो अम्लों का क्रम, क्योंकि अमीनो अम्लों का क्रम ही क्या कहलाता है, प्राथमिक संरचना कहलाता है। ठीक हो गया, इतनी बात आ गई। यानी कि
प्राथमिक संरचना पे निर्भर है क्या? प्रोटीन की तृतीयक संरचना। और तृतीयक संरचना पे निर्भर है क्या? प्रोटीन का कार्य। ठीक हो गया? प्राथमिक संरचना पे निर्भर है प्रोटीन की तृतीयक संरचना और तृतीयक संरचना पे निर्भर है प्रोटीन का कार्य। ठीक है, ये बात यहां तक आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के कार्य की। ठीक है, हमने संरचना उसकी पढ़ ली है, संरचना से जुड़ी हुई सारी अवधारणाएं देख ली हैं और अब हम बात करते हैं प्रोटीन के कार्य की। ठीक है, कार्यों की बात करते हैं हम। कार्यों में ही फिर हम प्रोटीन विविधता की बात करेंगे, जो शुरू में लिखा देता है मैंने कि प्रोटीन जो है सबसे विविध प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, डाइवर्स है, क्यों है उसके सब विषय में हम बात करेंगे। देखिए अगली हेडिंग जो होगी वो होगी प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य, नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो होनी चाहिए प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के कार्य के विषय में बात करते हैं हम। देखिए प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? प्रोटीन के 3 प्रमुख काम होते हैं, वृद्धि, विकास। ठीक है, वृद्धि, विकास और मरम्मत। वृद्धि, विकास और मरम्मत। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, विकास यानी कि डेवलपमेंट और मरम्मत यानी कि रिपेयर। ठीक है, तो इनके विषय में अगर हम बात करें तो जब हम क्या करते हैं, प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना नहीं होता है। प्रोटीन जो होता है ये शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो पादपों में हो, चाहे वो क्या हो, मनुष्यों में हो, जंतुओं में हो। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊर्जा देना नहीं है, जबकि हम कार्बोहाइड्रेट वसा जो लेते हैं वो क्या करते हैं, मेनली एनर्जी देने का काम करते हैं, ऊर्जा देने का। प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है लेकिन इसका प्राइमरी वर्क नहीं है एनर्जी देना, इसका प्राइमरी वर्क जो है वृद्धि, विकास और मरम्मत करना है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो जाएगा, प्रोटीन, उनके शरीर के लिए वृद्धि विकास के लिए जरूरी क्या हो जाएगा, प्रोटीन बहुत जरूरी हो जाएगा। इसलिए जो प्रोटीन है, क्योंकि वृद्धि विकास और मरम्मत ये इसके क्या होते हैं, मेन कार्य होते हैं, ऊर्जा देना इसका प्राइमरी वर्क नहीं होता है। तो इनको क्या कहते हैं, बिल्डिंग, इनका एक उपनाम पड़ा है प्रोटीन का, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी नाम दिया गया है किसे, प्रोटीन को, क्योंकि वृद्धि विकास मरम्मत इसका क्या होता है, मुख्य काम होता है। ठीक हो गया, इतनी बात निकल के आ गई इसमें। अच्छा, इसके आगे जब हम देखते हैं तो हम प्रोटीन की विविधता की बात करते हैं। कार्यों में ही आ जाएगा वो भी प्रोटीन की विविधता। विविधता यानी कि जो डाइवर्स क्यों है। ठीक है, तो विविधता स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी थी। आज हम देखते हैं कि विविधता क्या है, यानी कि अलग अलग प्रोटीन की श्रेणियां किस आधार पर इन्होंने बना दी है। तो अब बात करते हैं हम प्रोटीन की विविधता की। ठीक है, इसी कार्य में हम लिखते हैं प्रोटीन विविधता। प्रोटीन विविधता, प्रोटीन विविधता की बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। अब मैं बहुत सारा आधार बता रहा हूँ आपको, उसके कार्य के आधार पर वर्गीकरण बता रहा हूँ। पहले मैंने प्रोटीन का वर्गीकरण जब बताया वो बताया उसके फोल्डिंग के आधार पे। अब प्रोटीन जो है अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग काम है, जो उसकी तृतीयक संरचना पर निर्भर करता होगा, लेकिन काम अलग अलग है। काम के हिसाब से इसकी कैटेगरी भी बहुत सारी है। ठीक है, उन्हीं हिसाब से मैं बताता हूँ। प्रोटीन विविधता में पहला जो आएगा उनको कहते हैं संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन में मैंने बताया था उसमें ज़्यादातर कौन आते हैं, संरचनात्मक प्रोटीन आते हैं सामान्यतः। तो ये संरचनात्मक प्रोटीन क्या होते हैं? संरचनात्मक प्रोटीन जो हैं वो प्रोटीन है जिनके मुख्य फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन के आधार पे वर्गीकरण हो रहा है, कार्यों के आधार पे। तो संरचनात्मक कौन से होते हैं, जिनका काम क्या होता है, बॉडी को यांत्रिक सहारा देना, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देना जिनका काम होगा जिन प्रोटीन्स का। इसके अलावा स्ट्रेंथ देना यानी कि मजबूती देना, जो क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने का काम करेंगे। ऐसे प्रोटीन जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, संरचनात्मक प्रोटीन कहलाएंगे।
और संरचनात्मक प्रोटीन जो होते हैं ज़्यादातर मैंने बताया था सामान्यतः यही क्या होते हैं, उस फोल्डिंग के आधार पर अगर देखें तो रेशे के आकार के प्रोटीन यही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं दोबारा से लिख सकता हूँ केराटिन। केराटिन एक संरचनात्मक प्रोटीन आ जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, कोलेजन यहाँ पे आ जाएगा, कोलेजन आ जाएगा। इसके अलावा एक और है इलास्टिन। इलास्टिन, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, संरचनात्मक प्रोटीन के। संरचनात्मक प्रोटीन वह है जो कि बॉडी में मैकेनिकल सपोर्ट देने का और स्ट्रेंथ देने का काम करेंगे, जैसे केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन। ठीक है, ये क्या हो गए, संरचनात्मक प्रोटीन, क्योंकि ये इसी वर्क के लिए क्या होते हैं, काम करते हैं। और ये उस वाले टाइप में किस में रखे जाते हैं, फाइब्रस। जो फाइब्रस प्रोटीन मैंने बताए, अगर उस आधार पर देखेंगे तो वही है। ठीक है, और यहाँ पे इनको क्या बोल रहे हैं, संरचनात्मक, क्योंकि वर्ग के आधार पे ये वर्गीकरण हो रहा है। तो ये पहली कैटेगरी जो हो गई, ये क्या हो गई, संरचनात्मक प्रोटीन हो गए। दूसरा हम देखते हैं वर्ग के आधार पे ही। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं वर्ग के आधार पे, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं परिवहन प्रोटीन। परिवहन मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलेंगे हम इंग्लिश में, परिवहन प्रोटीन। परिवहन प्रोटीन यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। परिवहन का मतलब आपको पता ही है, जो क्या करे, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए। परिवहन प्रोटीन में क्या होगा, ये स्थानांतरण का काम करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा कि आप नाम ही से समझ रहे हो, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, जो कि क्या करते हो बॉडी में कुछ चीज़ों के स्थानांतरण का काम करते हो, परिवहन प्रोटीन के अंतर्गत आएंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, मेन बात यह है कि जब भी आप इसका एग्जाम्पल लिखोगे आपको ये पता होना चाहिए कि ये बॉडी में किस चीज़ का परिवहन करता है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि इस आधार पे मैं यहाँ पे रख सकता हूँ किसे, हीमोग्लोबिन को। किसको रख सकता हूँ, हीमोग्लोबिन को, क्योंकि हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। क्या करता है, गैसों का परिवहन। हमारे बॉडी के भीतर जो क्या होती है, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें सहायता करता है कौन, हीमोग्लोबिन। इसलिए किस प्रकार का हो गया, ये ट्रांसपोर्ट टाइप का क्या हो गया, प्रोटीन हो गया कार्य के आधार पे। और उस आधार पे मैंने बताया था कि ये क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, जब फोल्डिंग के आधार पे बताया था। एक तो हीमोग्लोबिन आ गया, अगला जो है इसे बोलते हैं GLUT4, GLUT, GLUT4। ठीक है, GLUT4। देखो GLUT4 क्या होता है, GLU इतने का मतलब तो है ग्लूकोज, GLUT4 इसे कहते हैं, लेकिन GLU का मतलब क्या है, ग्लूकोज, और T का मतलब है ट्रांसपोर्ट, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने वाला जो क्या है प्रोटीन है, उसे क्या बोलते हैं, GLUT4 नाम देते हैं। जिसमें कि GLU का मतलब तो है ग्लूकोज से, T का मतलब किससे है, ट्रांसपोर्ट से। ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, हर कोशिका की कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के ऊपर, ठीक है, कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है कौन सा प्रोटीन, GLUT4 प्रोटीन। और इसका काम क्या होता है कि जब वहाँ पे क्या होगा, ब्लड गुजरेगा कोशिका से, तो ब्लड में जो ग्लूकोज होगा उसको क्या करेगा, ये कोशिका के मध्य स्थानांतरित कर देगा। जैसे कि कोशिका है, कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली है, और उस झिल्ली में क्या है कि ये GLUT4 प्रोटीन है। यहाँ से ब्लड आया, ब्लड जैसे आया, ये ब्लड से ग्लूकोज को अलग करके कोशिका के मध्य में क्या कर देगा, एकत्रित कर देगा। तो ये काम, इस स्थानांतरण का काम करता है, यानी ब्लड से लेना है इसने ग्लूकोज, और कोशिका के भीतर, कोशिका के मध्य में उसको संचित कर देना है ग्लूकोज को। तो इसका ट्रांसपोर्ट है, ये ब्लड से क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेकर ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है कोशिका के भीतर। ठीक है, तो ये क्या करता है, कोशिका के झिल्ली के ऊपर स्थित होता है तथा रक्त या ब्लड लिख सकते हो, रक्त से ग्लूकोज को लेकर कोशिका के मध्य, कोशिका के मध्य स्थानांतरित करता है। कोशिका झिल्ली के ऊपर स्थित होता है और रक्त से क्या करता है, ग्लूकोज को लेकर कोशिका के मध्य क्या करता है, स्थानांतरित करने का काम करता है। यानी कर तो रहा है ट्रांसपोर्ट का ही काम, इसलिए ये भी क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट वाला क्या हो गया है, ट्रांसपोर्ट वाला ये क्या हो गया, जो
GLUT4 हो गया, ट्रांसपोर्ट वाला ही प्रोटीन हो गया। ठीक हो गया, हीमोग्लोबिन समझ गए आप, GLUT4 समझ गए आप। एक और होता है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम इसकी बात भी पढ़ेंगे हम। ये साइटोक्रोम जो है, साइटोक्रोम को हम बॉटनी में बहुत जगह आएगा, ठीक है, कि जहाँ पे हम साइटोक्रोम वगैरह पढ़ेंगे, साइटोक्रोम भी वहाँ पे आपको पहले से पता होना चाहिए रासायनिक दृष्टि से क्या है, प्रोटीन है। साइटोक्रोम जो है इसका काम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का काम करता है कौन, साइटोक्रोम। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, हीमोग्लोबिन, GLUT4 और साइटोक्रोम, जो कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, और यही जो है, जैसे अब प्रोटीन जब हम पढ़ेंगे तो जूलॉजी पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन अलग अलग चैप्टर में आएंगे। जैसे अंडे में हम पढ़ते हैं क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। एल्बुमिन प्रोटीन जो होगा, अंडे का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होगा उसमें क्या होता है, प्रोटीन मिलता है, बाकी जो पीला वाला पार्ट होता है उसमें वसा होती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जिम वगैरह जो वाले जो होते हैं वो पीले पार्ट को हटा के खाते हैं, क्योंकि वसा की आवश्यकता नहीं होती, किसकी आवश्यकता होती है, उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बीच बीच में नाम आने वाले हैं, इसीलिए मैंने जो स्टार्ट नहीं किया वो सेल से नहीं किया। सेल से करते हैं कई लोग जो होते हैं वो सीधे ह्यूमन फिजियोलॉजी से कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे जो शब्दावली यूज होती है वो हमें रासायनिक दृष्टि से पता हो जानी चाहिए। अब बीच में हीमोग्लोबिन आएगा तो आप ये दिमाग में मान के चलोगे कि ये प्रोटीन ही है एक टाइप का। साइटोक्रोम वर्ड आएगा तो आपको पहले से पता होगा कि वो क्या है, प्रोटीन ही है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर सबसे पहले बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया गया है। बायोमोलिक्यूल को आप देखोगे 11th-12th के एनसीईआरटी में, तो एक जगह ये बायोलॉजी में भी दिया हुआ है, प्लस ये केमिस्ट्री में भी चैप्टर रहता है। वहाँ पे दूसरे ढंग से हम इसे समझते हैं, लेकिन ये सारी बातें आपकी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है, दोनों जगह। ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। 2 कैटेगरी हमने अभी तक पढ़ी, एक हमने पढ़ी संरचनात्मक प्रोटीन और दूसरा पढ़ा परिवहन प्रोटीन। तीसरा जो है, तीसरे टाइप के, इनको बोलते हैं डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन, डिफेंस का मतलब क्या हो गया, हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिरक्षा प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रोटीन। प्रोटीन तो लिखा है, प्रतिरक्षा प्रोटीन। ठीक है, डिफेंस प्रोटीन। अच्छा, डिफेंस प्रोटीन क्या होंगे, जो कि हमारी बॉडी में या जंतुओं के शरीर में संक्रमण यानी कि कोई प्रकार का क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसके विरुद्ध लड़ने का काम करेंगे। संक्रमण विरुद्ध क्या करते हैं, लड़ने वाले जो होते हैं, लड़ने वाले प्रोटीन, वही क्या होते हैं, डिफेंस प्रोटीन होते हैं। ये बात भी आपने देखी होगी कि हम क्या करते हैं कि जो कोई भी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके विरुद्ध जो लड़ने का काम करता है, उनके लिए हम एक शब्द यूज कर देते हैं, एंटीबॉडीज। क्या कर देते हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, उन्हें हम क्या कह देते हैं, एंटीबॉडीज कह देते हैं कि हमें एंटीबॉडीज बनानी है। और एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं, हमारे इम्यूनो सिस्टम को क्या कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कह देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कह देते हैं एंटीबॉडी को। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, डिफेंस प्रोटीन बड़ा सिंपल सा हो गया। एंटीबॉडी भी जो हो गया वो क्या हो गया, रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन हो गया। वो किस प्रकार का, डिफेंस प्रोटीन, क्योंकि वो क्या करता है, संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में सहायक होते हैं कौन, एंटीबॉडीज। तो इसलिए ये तीसरा टाइप हो गया डिफेंस प्रोटीन। इसके बाद चौथे टाइप की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, चौथा टाइप कौन सा है, चौथे कार्य के हिसाब से पेशीय संकुचन। पेशीय संकुचन वाले प्रोटीन। अब जब हम पढ़ेंगे क्या, स्केलेटल सिस्टम, तो उसमें हम एक पेशियों के विषय में पढ़ेंगे, जिनमें ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी की बात होगी। और हम पढ़ेंगे कि पेशियों में क्या होता है, संकुचन भी होता है। और संकुचन में हम जो मेनली 2 प्रोटीन पढ़ने वाले हैं, जब हम संकुचन यानी पेशी वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम 2 की बात पढ़ रहे होंगे। एक जो होगा वो तो होगा एक्टिन, पेशीय संकुचन वाला एक तो होता है एक्टिन, और दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन वाला हम पढ़ने वाले हैं पेशीय संकुचन में। ये प्रोटीन का एक और कार्य हो गया कि कुछ प्रोटीन क्या कर रहे हैं, पेशीय संकुचन का काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन सा पढ़ेंगे हम, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन इसके अंतर्गत आ जाएगा। 5 नंबर पे हम लिख सकते हैं एंजाइम। क्या लिख सकते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स, क्योंकि मैंने बताया एंजाइम्स भी क्या है, और रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। और एंजाइम जो होते हैं रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन, इनको क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं।
क्योंकि जितनी भी हमारे अंदर क्या होती है, हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें उत्प्रेरक का काम करते हैं एंजाइम। जैसे हम पाचन पढ़ेंगे तो पाचन में कई पेप्सिन, रेनिन, इनका नाम आ जाएगा जो वहाँ पे उत्प्रेरक की तरह काम कर रहे हैं। इनको बायोकैटलिस्ट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। तो ये सारे जो होंगे एंजाइम वो इस श्रेणी में आ जाएंगे। तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, यानी एंजाइम जो हो गए वो बायोकैटलिस्ट हो गए, और कोई भी एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन, किसी को हम लिख सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये भी एक प्रोटीन का काम है, एज ए एंजाइम भी काम करते हैं क्या, प्रोटीन। ठीक हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट 6 नंबर पे जो आपको लिखना है, ये लिखना है कि कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि क्या हो कि हम देखते हैं जैसे क्या होता है, लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हो गए, और सब हैं क्या, ये ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स एक बड़ा ग्रुप है। ह्यूमन बींग्स क्या है, एक बड़ा ग्रुप है। तो सभी लड़के क्या होंगे, ह्यूमन बींग्स तो होंगे, लेकिन सभी ह्यूमन बींग्स जो होंगे वो लड़के होंगे, ऐसा सही नहीं होगा। तो प्रोटीन एक बड़ी श्रेणी है। कुछ प्रोटीन जो हो रहे हैं वो एंजाइम के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ पेशीय संकुचन में काम कर रहे हैं, कुछ का काम जो है वो क्या है, संरचनात्मक प्रोटीन का है। कुछ हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते। कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते। सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं, इस बात को आपको समझना है। अब देखिए, प्रोटीन तो एक बहुत विविध प्रकार का हो गया, उसमें से कुछ हार्मोन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सभी क्या हो जाए हार्मोन को हम ये बोलें कि सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं है। यानी कुछ हार्मोन तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन क्या नहीं होते, सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रोटीन में अलग अलग कैटेगरी भी आती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें, कुछ हार्मोन प्रोटीन है, कुछ नहीं है। यानी कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। देखिए, कुछ हार्मोन जो प्रोटीन है, हार्मोन जो प्रोटीन है उनकी बात बता रहा हूं मैं। हार्मोन जो प्रोटीन है, जिनके रासायनिक रूप से क्या है, वो प्रोटीन है। जैसे कि पैनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन क्या है, प्रोटीन है रासायनिक दृष्टि से। जैसे कि हम देखते हैं इंसुलिन, पैनक्रियास से क्या निकलता है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, इस टाइप के जो हार्मोन है, और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, ये तो क्या है, रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन। लेकिन कुछ लैंगिक हार्मोन जो होते हैं, कुछ क्या होते हैं, लैंगिक हार्मोन, जैसे एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ये पढ़ते हैं ना हम लैंगिक हार्मोन में, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। जहाँ पे हम पढ़ेंगे एस्ट्रोजन क्या होगा, ये स्त्री हार्मोन होगा, स्त्री लैंगिक हार्मोन होगा, और एंड्रोजन को पढ़ेंगे जो कि क्या होगा, पुरुष लैंगिक हार्मोन होगा। तो एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इस प्रकार के लैंगिक हार्मोन, इनकी अगर रासायनिक दृष्टि से देखोगे तो रासायनिक दृष्टि से ये वसा होते हैं। ये क्या होते हैं, रासायनिक दृष्टि से वसा होते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि सभी हार्मोन रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं, ये गलत हो जाएगा। कुछ हार्मोन रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, प्रोटीन, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, इनकी तो रासायनिक दृष्टि से ये कि प्रोटीन है। लेकिन जो लैंगिक हार्मोन आ रहे हैं, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन वगैरह, ये क्या है, रासायनिक दृष्टि से वसा वाले हार्मोन है। कैसे, वसा वाले हार्मोन है। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी, कुछ हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी प्रोटीन जो होते हैं वो हार्मोन नहीं होते। ये बात भी आपको पता लग गई, क्योंकि प्रोटीन की विविधता हमने देख ली। तो इसलिए मैंने बोला था कि प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स, यानी कि कई टाइप के प्रोटीन। ठीक है, कई टाइप के प्रोटीन जो हैं, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग टाइप के प्रोटीन हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रोटीन की। अब इसी के आगे हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं नया, वो है एंजाइम, जो कि रासायनिक दृष्टि से क्या है, प्रोटीन ही है। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे किससे, अब एंजाइम के साथ। यानी मैं अगला टॉपिक जो कराने वाला हूँ मैं वो एंजाइम कराने वाला हूँ। और आप देख रहे होंगे कि एंजाइम भी लिंक दिख रहा है, बिल्कुल हम सीरियल से चल रहे हैं और उसी से लिंक वाले टॉपिक आगे आगे लेते चल रहे हैं। जब इन सब को आप पढ़ लोगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लोगे, ग्लूकोज वगैरह सब आ जाएगा, उसमें वसा वगैरह आ जाएगा, तो आसानी होगी आगे पढ़ने में। ठीक है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर जो शब्दावलियाँ होंगी वो आप पहले ही पता लगा लोगे कि ये प्रोटीन की बात कर रहा है या कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, ये बातें आपको समझ में आने लग जाएगी। अच्छा, ये बात तो यहाँ तक की हो गई। अब देखिए,
नई हेडिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, एंजाइम के विषय में। किसके बारे में, एंजाइम के विषय में बताने वाला हूँ, एंजाइम के, वो भी बायोमोलिक्यूल की दृष्टि से ही एंजाइम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। एंजाइम्स, 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 ठीक है। एंजाइम की बात होने वाली है। अच्छा, ये बात मैंने पहले से ही आपको ये चीज़ बता दी थी। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे भी बात निकल के आएगी, वही बात, सबसे पहली बात जो नोट में हम लिख देंगे, फिर इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या होगा, सभी एंजाइम जो होंगे प्रोटीन होते हैं, ये बात तो क्लियर है। हार्मोन में नहीं थी, हार्मोन की बात मैंने बता दी, लेकिन एंजाइम की बात करें तो एंजाइम मैंने कुछ नहीं लिखा था, एंजाइम मैंने सीधे एग्जाम्पल में वहाँ लिख देता, यानी सारे एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं लिखूँ, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये बात भी क्लियर हो गई। सारे प्रोटीन तो नहीं एंजाइम होते हैं, कुछ प्रोटीन तो हार्मोन होते हैं, कुछ प्रोटीन तो संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, तो ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन वहाँ पे एंजाइम डायरेक्ट लिखा, यानी एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या होता है, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या बोलूँगा, प्रोटीन। लेकिन वहीं पर अगर कोई पूछे मुझसे कि हार्मोन रासायनिक दृष्टि से क्या होता है, तो मैं बोलूँगा कि कुछ हार्मोन जो होते हैं वो तो प्रोटीन होते हैं, कुछ वसा वाले भी होते हैं, यानी क्लियर नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन अगर कोई बोले कि ये कथन सही है कि सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, तो मैं बोलूँगा गलत है, सभी एंजाइम नहीं होते, कुछ क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, कुछ संरचनात्मक होते हैं। ये बात तो क्या हो गई, क्लियर हो गई, नोट पहले से ही हमें पता होना चाहिए। इसलिए ये बात सीधे बोल देते हैं हम कि पेपर में आता भी है क्वेश्चन कि एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो वहाँ पर टिक हो जाता है क्या, प्रोटीन। ऐसा नहीं पूछता हो कि हार्मोन रासायनिक दृष्टि से क्या है, क्योंकि वो क्लियर बात नहीं है कि हम 100% ये नहीं बोल सकते कि हार्मोन क्या होते हैं रासायनिक दृष्टि से, प्रोटीन। क्योंकि मैंने लैंगिक हार्मोन का उदाहरण देके आपको बताया कि वो क्या थे, रासायनिक दृष्टि से वसा भी थे, ठीक है। तो इन बातों को तो ध्यान में रखना, ये तो नोट में अलग से बात हो गई। मैं यहाँ पे एंजाइम को बता रहा हूँ आपको, और एंजाइम को जब मैं बता रहा हूँ तो मैं केवल अभी आपको एंजाइम की हिस्ट्री बता रहा हूँ, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, एंजाइम का इतिहास क्या रहा, कैसे कैसे इसकी खोज हुई, ठीक है, क्या क्या चीज़ें निकल के आई, ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा, एंजाइम जो है, एंजाइम की खोज किसने की, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, इनके कार्य हम सब पढ़ेंगे, लेकिन एंजाइम की खोज किसने की अगर आपसे वो पूछ ले तो आप क्या टिक करोगे। तो याद रखना है आपको, एक नाम आएगा एडवर्ड बकनर, एडवर्ड बकनर, एडवर्ड बकनर। तो एडवर्ड बकनर जो है, इन्होंने खोज की सबसे पहले किसकी, एंजाइम की, ठीक है। अब यहाँ पे से देखिए आप एक चीज और, ठीक है, एक वर्ड ये ले लीजिए एन, और इसे बोलते हैं जाइमिस, पढ़ते हैं इसे, ठीक है, एन जाइमिस, ये हो गया एन और ये हो गया जाइमिस वर्ड। एन मतलब होता है अंदर, और जाइमिस मतलब जो है यहाँ पे मान के चलना है आपको ईस्ट। जब हम पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें कवक पढ़ेंगे, कवक के अंदर ही कवक का एग्जाम्पल क्या आएगा, ईस्ट आएगा, जो कि एक कोशिका क्या होगा, कवक होगा, ठीक है। एक कोशिका कवक में पढ़ेंगे हम क्या, ईस्ट को। अब यहाँ पे देखिए, एडवर्ड बकनर जो थे, एडवर्ड बकनर ने क्या किया, ईस्ट के भीतर जाइमिस नामक एंजाइम की खोज की। ठीक हो गया, सबसे पहले एंजाइम खोजा गया ईस्ट में। ईस्ट क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है, एक कोशिकीय कवक होता है। सबसे पहले किसने खोज की, एडवर्ड बकनर ने की। किस एंजाइम की, जाइमिस एंजाइम की। किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। तो ये नाम आ गया, ठीक है। नाम अभी तक आया नहीं था लेकिन खोज हो गई। नामकरण मतलब इसी आधार पे बाद में आया होगा। अच्छा, अब दूसरा हम इस पर पॉइंट देखते हैं। ये तो बात हमें समझ में आ गई कि एडवर्ड बकनर ने ईस्ट के भीतर जो एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक है उसमें जाइमिस नामक एंजाइम की खोज की थी। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि नाम कैसे आया।
नाम यानी एंजाइम को एंजाइम नाम जो है किसने दिया, क्योंकि एडवर्ड बकनर ने खोज की लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था। उन्होंने केवल ये बताया था कि ईस्ट के अंदर क्या है, जाइमिस नामक एंजाइम मिला है मुझे, ठीक है, जाइमिस मिला है, लेकिन एंजाइम नहीं बोला था उन्होंने इस टाइप की चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा जो आएगा वो आएगा कि एंजाइम नाम दिया, यानी एंजाइम नाम ये वर्ड यूज किसने किया, तो आंसर जो होगा कुन्हे, KUNE, ठीक है, KUN, कुन्हे, H लगा देंगे, KUNHE, हिंदी में लिखेंगे कुन्हे, कुन्हे। कुन्हे नाम के जो साइंटिस्ट हैं, कुन्हे नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, इसे एंजाइम नाम दे दिया। इस आधार पे उन्होंने बोला होगा कि एक जैव उत्प्रेरक खोजा गया है जो ईस्ट के भीतर खोजा गया जाइमिस नाम का, तो उन्होंने बोला इन मतलब तो हो गया अंदर, जाइमिस खोजा गया, इसलिए इनको बोल दो, इन जैव उत्प्रेरकों को नाम दे दो क्या, एंजाइम। तो एंजाइम को एंजाइम नाम देने वाले साइंटिस्ट क्या हो गए, कुन्हे। एंजाइम की खोज करने वाले कौन हो गए, एडवर्ड बकनर। एडवर्ड बकनर ने खोज की, कुन्हे ने उन्हें क्या दिया, एंजाइम नाम दिया, इस आधार पे जो मैंने थ्योरी आपको बताई, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, अब इससे आगे की बात, इससे आगे की चीज़ जो है, एक तीसरे साइंटिस्ट का नाम भी आएगा जिनका नाम क्या है, समनर। समनर, SUMNER, समनर। समनर ने क्या किया, इसे आपको देखना है। समनर ने क्या किया, समनर के विषय में बताता हूँ मैं, यहीं पे आपको बताता हूँ समनर का क्या काम रहा। इन्होंने यूरेयस, ठीक है, यूरेयस नाम का एक एंजाइम खोजा, URESE, ये एंजाइम इन्होंने खोजा, यूरेयस नाम का क्या करा, एंजाइम इन्होंने खोज लिया। अब यूरेयस नाम का एंजाइम जो था, इन्होंने क्या किया, यूरेयस नाम के एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। क्या किया, क्रिस्टलीकरण, यानी इसके क्रिस्टल बनाए, इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं हम, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण किया। यूरेयस एंजाइम का इन्होंने क्या किया, क्रिस्टलीकरण किया। अच्छा, क्रिस्टलीकरण जब इन्होंने किया, यूरेयस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण कौन कर रहे हैं, समनर। समनर का क्रिस्टलीकरण में अब मेन चीज़ क्या निकल के आई, बायोलॉजी के अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बायोमॉलिक्यूल, ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनके क्रिस्टल बन जाएंगे वो रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होंगे। ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो क्या होंगे, जिनके क्रिस्टल बन जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन हो जाएंगे। इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था, एंजाइम तो खोज दिया गया, नाम भी एंजाइम दे दिया गया, लेकिन ये पता नहीं था कि एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या होता है। लेकिन समनर ने क्या किया, यूरेयस नाम के एंजाइम का क्या किया, क्रिस्टल बना दिया, और जब क्रिस्टल बना दिया तो ये उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, प्रोटीन। तो ये बात अगर आ जाए कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रमाणित किया कि एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं, तो आंसर होगा समनर। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम नाम दिया, कुन्हे। कौन से साइंटिस्ट थे सबसे पहले जिन्होंने एंजाइम खोजा, एडवर्ड बकनर ने। ठीक है, ये बातें यहाँ से निकल के आ जाएंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस क्रिस्टल बनने से ही ये सारी थ्योरी निकल के आ रही है, ये बात प्रमाणित हो जा रही है कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या होगा, प्रोटीन होगा। और ये बात भी आपको याद रखनी है कि वो क्या होते हैं, रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ से निकल के आपकी आ जाएगी। बाकी जब कैसे जो होते हैं प्रोटीन बनते हैं वो हम कोशिका में पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ राइबोसोम होंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ तक आ जाएगी। अभी मैंने एंजाइम की केवल आपको क्या बताई है, हिस्ट्री बताई है। इससे आगे अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आगे आगे जोड़ के बतानी है। ठीक है, सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम, इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब क्लियर करते हुए तब सेल पे जाएंगे, तब सेल के बारे में पढ़ेंगे ढंग से, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जितने भी हैं मानव कार्य की ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, बड़े आसानी से सारे पॉइंट समझते हुए चलेंगे। और बाद में जो होंगे हम इसके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कराने की सोचूंगा, लेकिन इससे हट के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं जिनसे आपकी हेल्प हो, तो वो क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो ये तो जानकारी हो गई यहाँ तक की। बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि डाउट तो हो गई, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कुछ डाउट तो निकलते हैं।
ठीक है। बुकों में भी कभी कभी अंतर आ जाता है, तो डाउट आते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। डाउट अगर आता है कभी कभी हो सकता है, वैसे अभी तक चेक करके ही मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, कभी हो सकता है कि कोई आपको लग रहा हो डाउट या कोई गलती, तो आप बता सकते हैं, उसको अगले वीडियो में आपको क्या कर लिया जाएगा, क्लियर कर लिया जाएगा। तो इतनी जानकारी जो हो गई है यहाँ तक की हो गई। ठीक इससे आगे हम जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।